हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायन एकेडमी। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत देखा था, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीजें दी गई उसको देखे, उनके सिद्धांत के बारे में जानकारी हासिल की थी, जो कुछ दिया था। आज की हमारी टॉपिक रहेगी नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि इससे काफी बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि नैतिक विकास के प्रवर्तक कौन है, इनके सिद्धांत की जो अवस्थाएं दी गई वो कब से कब चलती हैं, और काफी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रवर्तक, जैसा कि आपको पता ही होगा कौन है। तो इसके प्रवर्तक चलिए देखते हैं, लॉरेंस कोहरबर्ग, जो काफी चर्चित मनोवैज्ञानिक हैं। तो उनको चलिए एक एक करके उनको उनका सिद्धांत और उसके बारे में जानकारी हम लोग देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रवर्तक, पहले लिख लेते हैं प्रवर्तक इसके कौन है। प्रवर्तक है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद देखते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है, उसको देख लेते हैं। तो जन्म स्थान इनका है अमेरिका। इसके बाद जन्म देख लेते हैं, कब हुआ था इनका जन्म, उसको देख लेते हैं। जन्म हुआ तो 1927 ईस्वी में। और मृत्यु होती है 1987 ईस्वी में। और इस सिद्धांत को जिस पुस्तक में ये लिखे हैं या दिए हैं उसको चलिए देख लेते हो। उस पुस्तक का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उसको लिख लेते हैं, पुस्तक का नाम लिख लेते हैं, जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने जिस पुस्तक में इस सिद्धांत को दिया था उसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसके बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस सिद्धांत के बारे में बताई हैं। चलिए उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या क्या चीज कहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनका जो सिद्धांत था, हिंज नामक एक व्यक्ति था, हिंज नामक जो व्यक्ति था उस पर आधारित है, जो उसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर हुआ था। तो इनका सिद्धांत जो था हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था, जिसमें उसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर हुआ रहता है। इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या है, सांस्कृतिक को महत्व दिया है, तथा इन्होंने प्रयोगशालाओं में क्या किया है, महिलाओं और बालिकाओं को इन्होंने उनको शामिल नहीं किया अपने प्रयोग में, तथा इन्होंने क्या किया, 10 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो चलिए एक एक करके उसको लिखकर हम लोग देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण लाइनें दी गई हैं। इनका जो सिद्धांत था, इनका अध्ययन हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित था। जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर हुआ था। एक प्रकार का
कैंसर हुआ था। जिसकी पत्नी को क्या हुआ था, एक प्रकार का कैंसर हुआ था। और इनका सिद्धांत जो है, इनका जो प्रयोग हुआ है वो 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर हुआ था। इनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर किया गया था। इनका जो प्रयोग था ये क्या था, 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर किया गया था। और इनका मानना था कि नैतिक तर्कड़ा और नैतिक व्यवहार के बीच क्या होता है, गहरा संबंध होता है। इनका मानना था कि नैतिक तर्कड़ा एवं नैतिक दुविधा के बीच नैतिक तर्कड़ा एवं नैतिक दुविधा के बीच गहरा संबंध होता है। इनका मानना था कि नैतिक तर्कड़ा एवं नैतिक दुविधा के बीच क्या होता है, गहरा संबंध होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इन्होंने अगली लाइन क्या की उसको देख लेते हैं। उसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया, सांस्कृतिक को महत्व दिया, तथा उन्होंने जो प्रयोग किए थे उसमें क्या किया था कि महिलाओं और जो बालिकाएं थी उनको महत्व या प्रयोग में शामिल नहीं किया था। तो इसको देख लेते हैं कोहलर ने अपने सिद्धांत में। कोहलर ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक अंतर को महत्व दिया। सांस्कृतिक अंतर को महत्व दिया तथा उन्होंने अपने प्रयोग में किसी भी महिलाओं या बालिकाओं को शामिल नहीं किया। कोहलर ने क्या किया था, अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक अंतर को महत्व दिया था तथा उन्होंने अपने सिद्धांत में किसी भी महिला या बालिकाओं क्या किया था कि शामिल नहीं किया था। चलिए इसको एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं। इनका जो अध्ययन था वो क्या था, हिंज नामक एक व्यक्ति था, उस पर आधारित था, जिसकी पत्नी को क्या रहता है, एक प्रकार का कैंसर हुआ रहता है, इसके बाद इनका प्रयोग क्या था कि 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर किया गया था। 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर किया गया था। फिर इनका मानना था कि नैतिक तर्कड़ा होती है, नैतिक दुविधा के बीच क्या होता है, ये गहरा संबंध होता है। नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा के बीच क्या होता है, गहरा संबंध होता है। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक अंतर को महत्व दिया तथा अपने प्रयोग में किसी भी महिला या बालिकाओं को शामिल नहीं किया है। चलिए इसके बाद देखते हैं इनका जो सिद्धांत है उसमें स्तर जो सोपान इन्होंने बताया उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। उन्होंने जो स्तर बताया और सिद्धांत बताए।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं इन्होंने जो स्तर बताया। तो इन्होंने क्या बताया, 3 स्तर और उसके अंतर्गत 6 सोपान बताए थे। 3 स्तर और 6 सोपान, जिनमें पहला स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था आपका परंपरागत स्तर या रूढ़िवादिता स्तर, तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर। तो चलिए पहले स्तर को लिख लेते हैं, उसके अंतर्गत जो सोपान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसके अंदर हम लोग समझेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, पहला हमारा है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, ये चलता है आपका 3 से 10 वर्ष तक, सॉरी 4 से 10 वर्ष तक, 4 से 10 वर्ष तक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2 सोपान आते हैं, जिनमें हमारा पहला है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा आता है कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। पहला आता है आपका दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और इसी में आपका दूसरा आता है, इसमें दूसरा आता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो पहला है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर, ये चलता है 4 से 10 वर्ष तक। तो इसमें जो सोपान दिए गए हैं 6 सोपान, जैसा कि आप लोगों हमने बताया है, तो उसमें से पहला सोपान ये आता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता पहले वाले में, फिर दूसरा आता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इसके बाद दूसरा लिखेंगे हम लोग परंपरागत स्तर, या उसी को कहते हैं रूढ़िवादिता स्तर। दूसरा देख लेते हैं, परंपरागत स्तर, या इसी को कहते हैं रूढ़िवादिता स्तर। परंपरागत स्तर या रूढ़िवादिता स्तर, ये आपकी चलती है 10 से 13 वर्ष तक, 10 से 13 वर्ष तक। इसमें भी 2 सोपान दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला सोपान है परस्पर एकरूप अभिमुखता, या इसी को कहते हैं अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिमुखता। इसमें पहला है क्या हमारा है परस्पर एकरूप अभिमुखता, या इसी को कहते हैं अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिमुखता। इसमें हमारा पहला परस्पर एकरूप अभिमुखता या अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिमुखता। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, हमारा है इसमें दूसरा हमारा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हमारा वहां था सोपान, इसको तीसरा मान लेंगे,
और इसके बाद चौथा सोपान हमारा हो गया अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो पहला हम लोग था पूर्व परंपरागत स्तर में था, ये चलता है 4 से 10 वर्ष तक, जिसमें पहला सोपान हमारा था दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा था यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, दूसरा हमारा था परंपरागत स्तर या इसी कहते हैं रूढ़िवादिता स्तर, जो चलता है 10 से 13 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें पहला हमारा तीसरा सोपान होगा हमारा परस्पर एकरूप अभिमुखता या अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिमुखता। इसमें चौथा हमारा था अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा उत्तर परंपरागत स्तर, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर ये आपका चलता है 13 से 16 वर्ष तक। तीसरा हमारा क्या है उत्तर परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत भी दो सोपान आते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, उसको लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारा पचमा रहेगा। ये रहेगा हमारा सामाजिक अनुबंध सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। इसके बाद हमारा छठवां है, उसको लिख लेते हैं। छठवां हमारा क्या है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। तो यह था हमारा तीसरा स्तर जो का उत्तर परंपरागत स्तर, जो चलता है हमारा 13 से 16 वर्ष तक। इसमें जो सोपान थे, पांचवा सोपान हमारा क्या था सामाजिक अनुबंध या विधि सम्मत अभिमुखता, और छठवां हमारा था सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। अब क्या करेंगे हम लोग, जो स्तर दिए गए हैं और जो सोपान दिए गए हैं, इसके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। चलिए इसके स्तर को और जो सोपान दिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इनका था पूर्व परंपरागत स्तर, जो हमारा चलता है 4 से 10 वर्ष तक। इस स्तर पर क्या होता है कि बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। इस स्तर पर बालक क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं। तथा दूसरा हमारा है कि जिस कार्य को ये क्या करते हैं, करना पसंद करते हैं, या जो व्यक्ति उनकी मदद करता है, क्या करते हैं, उसी को ये लोग क्या करते हैं, अच्छा समझते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है, ये चीज होती है कि इस स्तर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में कुछ भी चिंतन या बात विचार करते हैं, सोचते हैं, वही उनके लिए अच्छा होगा। दूसरे इसमें कहा गया कि जिस कार्य को करना पसंद करते हैं, जो कुछ भी कार्य बालक करते हैं, जो व्यक्ति उनकी मदद करता है, वही उनके लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इसमें हमारा सोपान देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो सोपान बताया गया था, तो दो सोपान। पहला सोपान हमारा है कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। उसमें क्या दिया है, इसमें जो होता है नैतिकता क्या होती है, नैतिकता जो होती है दंड पर आधारित होती है। इसमें नैतिकता जो आपकी होती है वो क्या होती है, दंड पर आधारित होती है, क्योंकि बालक को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। बालक को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। कुछ गलत करने पर परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। इसमें क्या होता है, नैतिकता दंड पर आधारित होती है। और बालक को, क्योंकि बालक को सही और गलत जो चीज होती है उसका ज्ञान नहीं होता है, कुछ गलत करने पर बालक क्या किया जाता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। इसके बाद दूसरा सोपान हमारा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, या इसे कहते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता या साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता। इसमें क्या होता है, इस सोपान में बालक
स्वलाभ से क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, खुद के लाभ से क्या होता है, वह प्रोत्साहित होता है तथा उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी क्या करता है, सहायता करता है, उसके कार्यों को करने में जो सहायता करता है। तो इस सोपान में क्या होता है, बालक स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है तथा उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसके कार्यों को करने में सहायता करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, परंपरागत स्तर। चलिए देखते हैं दूसरा स्तर हमारा है परंपरागत स्तर। ये चलता है 10 से 13 वर्ष तक। दूसरा स्तर क्या है हमारा, परंपरागत स्तर, ये चलता है हमारा 10 से 13 वर्ष तक। इस स्तर पर क्या होता है, इस स्तर पर नैतिकता क्या होती है, अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होती है। इस स्तर पर जो हमारी नैतिकता होती है वो क्या होती है, अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होती है। इसके बाद क्या होता है, बालक सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक जो कुछ भी सामाजिक अपेक्षाएं होती है उसको करने में, उसको पूर्ण करने में क्या करता है, रुचि लेने लगता है। इसके बाद हमारा पारंपरिक नियमों का समर्थन करता है। जो पारंपरिक नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए उनका क्या करता है, बालक समर्थन करने लगता है। जो पारंपरिक नियम चले आ रहे हैं उसका क्या करता है, वो समर्थन करने लगता है। इसके बाद इसमें देखेंगे सोपान हमारा तीसरा है। इसके अंतर्गत भी 2 सोपान आएंगे। परंपरागत स्तर के अंतर्गत भी आपका 2 सोपान आते हैं, जिसमें हम पहले भी बताया गया इसको। चलिए तीसरा सोपान हमारा है परस्पर एकरूप अभिमुखता या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता। इसका क्या नाम है, परस्पर एकरूप अभिमुखता या अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखता। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या करता है, बालक क्या करता है, अच्छा बनकर बड़ों की प्रशंसा पाना चाहता है। बालक क्या करता है, इसमें अच्छा बनकर, अच्छे कार्यों को कर बालक इसमें क्या करता है, बड़ों की प्रशंसा पाना चाहता है। दूसरा इसमें क्या गया कि जो दूसरों की मदद करे, या जो दूसरों को अच्छा लगे, जिससे दूसरों का भला हो, वही क्या होता है, बालक के लिए उत्तम होता है। जैसे इसमें कहा गया कि जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों को अच्छा लगे, जिससे दूसरों का भला हो, वही क्या होता है, उत्तम होता है। इसके बाद इसमें क्या है, सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में क्या करते बालक, इसमें स्वीकार किया गया है। जो सहयोग करते हैं सामाजिक भावना की दृष्टि से, उसको क्या गया था, सर्वोत्तम आचरण माना गया है और आचरण के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसके बाद चौथा हमारा आता है, फोर्थ हमारा अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसी के अंतर्गत हमारा चौथा है। इसमें क्या क्या है, सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करते हैं। बालक क्या करते हैं, सामाजिक नियमों के जो नियम बने हुए हैं उसके अनुरूप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद क्या होगा, सभी दृष्टि से विद्यमान सामाजिक नियमों को बनाए रखना चाहते हैं। सभी दृष्टि से क्या करते हैं, विद्यमान जो सामाजिक नियम कानून बने चले आ रहे हैं उसको क्या करते हैं, हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। तो ये थे परंपरागत स्तर जो हमारी 10 से 13 वर्ष तक। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 सोपान देखा, परस्पर एकरूप अभिमुखता, इसी को कहते हैं अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिमुखता है। इसके बाद दूसरा हमारा था अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा स्तर जो हमारा है उत्तर परंपरागत स्तर। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा और अंतिम स्तर। इसमें क्या हो, इसका है नाम उत्तर परंपरागत स्तर। ये कितने से कितने वर्ष तक चलता है, ये आपका चलता है 13 से 16 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसको देखना है। इस स्तर पर नैतिकता क्या होती है, सबसे उच्च कोटि की होती है। इस स्तर पर नैतिकता हमारी क्या होती है, सबसे उच्च कोटि की होती है। इसके बाद इसमें कहा है बालक उन नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं, जो परंपरागत नियमों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें क्या करते हैं, बालक उन नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों को बताते हैं या परिभाषित करते हैं। उसमें क्या होता है, जो परंपरागत नियमों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसके बाद में सोपान देते हैं। सोपान इसमें आएगा, पांचवा हमारा आएगा सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। इसमें क्या होता है कि उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकार किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकार किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में क्या करते हैं, इसमें परिभाषित करते हैं। इसके बाद यह है कि समाज की सहमति के अलावा नियमों को सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार
तार्किक विचार के आधार पर क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। समाज की जो सहमति के अलावा जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं उसमें क्या करते हैं, उपयोगिता के तार्किक अपने विचारों और तार्किकों के द्वारा क्या करते हैं, तार्किक के आधार पर क्या करते हैं, उसके सामाजिक नियमों को परिभाषित करते हैं। इसके बाद हमारा है छठवां, हमारा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस सोपान में क्या होता है, इस सोपान में व्यक्ति उचित और अनुचित का निर्णय स्वनिर्धारित मतलब स्वयं के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर करता है। इस सोपान में व्यक्ति क्या करता है, उचित अनुचित का जो निर्णय होता है वो स्वनिर्धारित के आधार पर स्वयं के द्वारा निर्धारण करके उसका क्या करता है, आधार पर करता है। इसके बाद क्या है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में, इसमें क्या होता है कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में यदि स्वयं के अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया है कि इसमें जो नैतिकता होती है क्या होती है, सबसे ज्यादा उच्च कोटि की होती है। इसके बाद क्या है, इस स्तर पर त्याग बलिदान एवं समर्पण की भावना जो होती है सबसे अधिक पाई जाती है। इस स्तर पर क्या होता है, जो त्याग होता है बालक में, त्याग बलिदान करने की, सेवा करने की, जो समर्पण करने की भावना होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक और जटिल पाई जाती है। तो इस था हमारा लास्ट और तीसरा परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत 2 सोपान हम लोग देखा, ये आपकी चलती है 13 से 16 वर्ष तक। इसमें हम लोगों ने 5वां सोपान देखा सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, और इसके बाद देखा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ये थे सोपान और चरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे विशेष पॉइंट में कुछ बातें कही गई उसको देख लेते हैं। चलिए उन्होंने कुछ विशेष महत्वपूर्ण लाइनें बताई उसके बारे में देख लेते हैं। सही और गलत का निर्णय लेने में, सही और गलत का निर्णय लेने में जिस तर्क का प्रयोग करते हैं उसे उन्होंने क्या कहा है, नैतिक तर्कड़ा कहा है। ये इनके सिद्धांत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है सही और गलत का निर्णय लेने में जिस तर्क का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा गया है, नैतिक तर्कड़ा कहा गया है। इसके बाद उन्होंने कहा बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए, नैतिक मुद्दों से जुड़े हुए चर्चाओं में भाग लेने के लिए, सामाजिक चर्चाओं में भाग लेने के लिए उन्हें क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई भी चीजें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं।